ओगरून कहता है कि उसका केला तो सही सलामत है, लेकिन उसके दोनों आहंड गायब हो चुके हैं। यह सुनकर मोमो जोर-जोर से हँसने लग जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। दादी साही को कहती है कि मैंने तभी बोला था कि मुझे देखने दो और तुमने अब तक नोटिस क्यों नहीं किया? तुम्हें कैसे अब तक पता नहीं चला कि तुम्हारे आंट गायब हो चुके हैं? ओगरून कहता है कि केला मिलने की खुशी में उसका ध्यान ही नहीं गया। साही को कहती है कि केले की जगह पेंसिल बोला करो यार। अब इसके बाद सेइको ओकुरुन की सोल को अच्छे से चेक करने लग जाती है और मोमो से कहती है कि कोई भी अच्छी डॉल लेकर आओ और एक पानी से भरा बर्तन भी। कुछ तो है जो ओकुरुन के अंदर छुपा हुआ है। अब ओकुरुन अपने पैरों को उस पानी वाले बर्तन में डाल देता है। मोमो एक बिल्ली जैसी डॉल को लेकर आई थी जिसके ऊपर उसने टेल्सीमैन भी लगा दिया था। अब इसके बाद साइको झाड़ू से ओकुरुन के सिर पे मारने लग जाती है। ओकुरुन पूछता है कि ये क्या कर रही है, तो सेइको कहती है कि वो उसकी झाड़ फूक कर रही है उसके अंदर का भूत निकालने के लिए। खैर मोमो बताती है कि जब सेइको ने ओकुरुन को मारा था तब ओकुरुन के ऑरा का कलर बदल गया था। सेइको कहती है कि अब अगर ऑरा कलर बदल दे तो उसे पकड़कर बाहर खींच लेना। मोमो पूछती है कि इंसान का ऑरा बाहर खींच सकते हैं क्या, जिस पर सेइको बोलती है कि ओकरून के अंदर किसी दूसरी चीज का ऑरा है जो कि मोमो बाहर खींच पाएगी। सेको फिर से ओकरून के सिर पर मारने लग जाती है और मोमो भी तैयार हो जाती है। जैसे ही ओकरून को वो मारती है, मोमो उसका ऑरा पकड़कर बाहर खींच लेती है, लेकिन मोमो कहती है कि बाहर आते ही वो ऑरा गायब हो गया। तभी इनकी नज़र उस डॉल पर पड़ जाती है जिसका टेल्सिमहन जल चुका था। अचानक ही उस डॉल में जान आ जाती है और वह कमरे से बाहर भाग जाती है। तीनों उसे घर में ढूंढने लग जाते हैं। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर यूज करके उसके ऑरा को सेंस कर लेती है और फिर उस डॉल को पकड़ लेती है। वो डॉल चिल्लाती हुई कहती है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगी। मोमो और ओकरों को समझ नहीं आता कि ये है कौन। साइको उन्हें बताती है कि असल में ये है टर्बो ग्रैनी है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब वो इनके बैरियर स्पेल में जल रही थी तो उसने लास्ट मोमेंट पर ओकरून के शरीर में अपनी जगह बना ली थी और वो उसके अंदर घुस गई थी, जिससे वो मरने से बच गई थी और वो उसके अंदर छुपकर अपनी पावर्स के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा था कि समय आने पर वो इन दोनों को मार देगी। वो इन्हें मारने की धमकी देती है, लेकिन उस ढोल के अंदर वो बस एक छोटी सी बिल्ली लग रही थी। अब मोमो कहती है कि अब तुम हमारी कैद में हो और तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अब ओकरून उससे टेल्सीमैन दिखा के डराता है और उससे अपने बॉल्स को वापस मांगता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर मैं मर गई तो ओकरून को उसकी बॉल्स भी कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए उसका पलड़ा भारी है। टर्बो अब ओकरून को कहती है कि किचन से एक चाकू लेकर आओ और इन दोनों को मार दो, तब मैं तुम्हारी बॉल्स वापस कर दूंगी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। यह सुनकर ओकरून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अचानक ही अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि टर्बो ग्रैनी तो ओकरून के बाहर है, फिर वो उसकी पावर्स कैसे यूज कर पा रहा है। टर्बो ग्रैनी को भी कुछ समझ नहीं आ पाता। सही को बताती है कि इस कागज के फैन से मार के बुरी आत्माओं को लोगों के शरीर से निकाला जाता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी बहुत ही चिपकू है। शायद इसलिए ग्रैनी खुद तो बाहर आ गई है, लेकिन उसकी पावर्स ओकरून के अंदर ही रह गई और ग्रैनी का सिर्फ दिमाग यानी कि कॉन्शियसनेस ही बाहर आ पाई है और उस डॉल में उसकी सिर्फ कॉन्शियसनेस ही ट्रांसफर हो पाई है। सिर्फ साइको ही है जो ग्रैनी के दिमाग को वापस उसकी जगह पर लगा सकती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी बस एक बिल्ली है। साइको अब टर्बो ग्रैनी को झाड़ू से मारने लग जाती है और ओकरून वापस नॉर्मल हो जाता है। मोमो अब टर्बो ग्रैनी से कहती है कि जब उसे पता चला कि टर्बो ग्रैनी उन लड़कियों की मदद कर रही है, तब से वो टर्बो ग्रैनी से नफरत नहीं करती। अब मोमो टर्बो ग्रैनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है कि अगर वो ओकरून की बॉल्स वापस कर देगी तो टर्बो ग्रैनी को उसकी पावर्स लौटा दी जाएगी। टर्बो ग्रैनी इस डील के लिए मान जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उसने ओकरून की बॉल्स को कहीं घुमा दिया था, जो सुनकर मोमो और ओकरून शॉक हो जाते हैं। तभी ग्रैनी बताती है कि उन बॉल्स पर ग्रैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी का कवर चढ़ा हुआ है और वह बिल्कुल किसी सोने के अंडे जैसे चमक रही होगी। उसे देखते ही ये लोग पहचान लेंगे। मोमो और ओकरून रात में ही बॉल्स को ढूंढने निकल जाते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि शायद उन्हें किसी और ने उठा लिया होगा। उन बॉल्स में पावरफुल लाइफ फोर्स भरी हुई है जिनकी तरफ आत्माएं और भूत आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो लाइफ फोर्स वाले ढेर सारे आइटम्स इकट्ठा कर लेंगे तो वह वापस से जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए शैतानी आत्माएं लोगों पर हमला करके उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश करती रहती हैं। मोमो कहती है कि अगर किसी ने उस बॉल्स को उठा लिया होगा तो फिर वह हमें कभी नहीं मिलेगी, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर दोनों उसे जूते से मारने लग जाते हैं और उसका पापड़ बना देते हैं। मोमो कहती है कि उन्हें वापस घर चलकर कुछ और सोचना चाहिए। घर पर सेइगो कहती है कि वह अपने कुछ जान और पहचान के लोगों से उन बॉल्स के बारे में बात करेगी और कुछ जानकारी लेगी और साथ ही टर्बो ग्रैनी की पावर्स अब ओकरून के अंदर है।
तो उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि उसका इस खतरनाक शक्ति पर काबू नहीं है। अगले दिन जब ओकरुन स्कूल जाता है तो उसकी क्लास के कुछ लड़के उसे मोमो के बारे में पूछने लग जाते हैं कि वो कितनी क्यूट है ना, क्या तुम उससे हमारी जान पहचान करवा सकते हो। अब एकदम से ओकरुन को रियलाइज होता है कि वो उससे दोस्ती करके इतना ज़्यादा खुश था, उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं और वह सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन फिर वह खुद को पंच करने लग जाता है क्योंकि मोमो उसकी सिर्फ दोस्त है और उसके बारे में ऐसा सब सोचना गलत बात है। तभी वह लड़का ओगरुन से पूछता है कि तुम लोगों ने कितनी बार किया है। हम लोग को ऐसा सुनने में आया है कि वो किसी के भी साथ सो जाती है। अब यह सुनकर ओकरुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर पूछता है कि ये सारे झूठे रूमर्स कौन फैला रहा है। वो लड़के उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं तो ओकरुन गलती से अपनी टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकरुन कहता है कि मोमो उस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके बारे में ये सब अफवाहें फैलाना बंद करो। ओकरुन का यह रूप देख के वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम समझ गए ओकरुन। अब ये अपने आप को वापस से शांत कर लेता है और नॉर्मल होकर अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है जिससे देख ओकरुन चौंक जाता है और तुरंत उसे लेकर अपनी क्लास से बाहर निकल जाता है और ऐसी जगह जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता। ओकरुन पूछता है कि वो उसके बैग में क्या कर रही है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि सेइको ने कहा था कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अंदर अब कोई पावर्स नहीं है। टर्बो ग्रैनी अब उसे बहकाने की कोशिश करती है कि यह पावर्स तुम्हारे काबू से बाहर है, मुझे फिर से तुम्हारे शरीर में जाने दो, मैं अपनी पावर्स वापस लेकर बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन ओगरुन उसके इस झांसे में नहीं पड़ने वाला था और बोलता है कि पहले मेरी बॉल्स वापस करो। तभी मोमो भी यहाँ आ जाती है जिसे देख ओकरुन शर्माने लग जाता है और उससे नजरें भी नहीं मिला पाता और यहाँ से भागने लग जाता है और मोमो भी उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं टर्बो ग्रैनी बैग से निकलकर स्कूल में घूमने लग जाती है। मोमो वापस अपनी क्लास में पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि ओगरुन उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, जिससे मोमो बहुत गुस्सा हो जाती है जबकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मोमो की सहेलियां बताती हैं कि वह एक अच्छा लड़का है, उसकी अपनी क्लास के कुछ लड़के से उसकी लड़ाई हो गई थी क्योंकि वह मोमो के बारे में कुछ बुरा कह रहे थे। स्कूल में कोई तो है जो तुम्हारे बारे में झूठे रूमर्स फैला रहा है। और यह जानकर ओगरुन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब इसके बाद हम उसी लड़की आयरा को देखते हैं जो खुद को सबसे सुंदर लड़की समझती है। जब वह हॉल में चलती है तो सभी की नज़र उस पर होती है और आयरा उन लोगों को प्यार से ग्रीट भी करती है जिससे वह सब उस पर लट्टू हो जाते हैं। वो सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब कल मोमो ने उसके सिर पर बर्तन गिराया था तब वह मोमो से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो उससे बदला लेने के लिए पूरे स्कूल में गलत रूमर्स फैला देती है। लेकिन ये रूमर्स तो कुछ नहीं, आयरा ने उस दिन मोमो के साइकिक पावर्स को यूज करते हुए उसे देख लिया था, जिससे आयरा को लगता है कि मोमो किसी तरह की डीमन है और उसके पास शैतानी शक्तियां हैं। इसके बाद वो अपनी जेब से एक गोल्डन बॉल निकालती है जो कि आसमान से उसके पास आकर गिरी थी। इससे आयरा को लगता है कि वो किसी महान काम के लिए चुनी गई है और शैतानी डीमंस को खत्म करके इस दुनिया को बचाने का काम अब उसी का है। आखिर वो इतनी सुंदर जो है। और हाँ दोस्तों, ओकरुन की एक बॉल आयरा के पास है। अब हम देखने वाले हैं कि आगे क्या क्या होता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि कल रात को जब आयरा एक ट्रेन ब्रिज के पास से गुजर रही थी तभी एक गोल्डन बॉल उसके सिर पे आके गिर जाता है, जिसके बाद वो ट्रेन के ऊपर किसी तरह की बिजली चमकती हुई भी देखती है। यहीं पर मोमो ने टर्बो ग्रैनी और उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट को एक्सॉर्स किया था। अब इतना सुंदर दृश्य देखकर आयरा उस बॉल को अपने पास रखने का फैसला करती है। खैर इधर स्कूल में आयरा की दोस्त उसका बताया हुआ सामान लेकर आई थी जिसमें होली बाइबल और एक क्रॉस था। आयरा कहती है कि वह सुंदर है इसीलिए उसे चुना गया है और वह दुनिया को बचाएगी। आयरा के दोस्तों को उस पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। तभी आयरा विंडोज के बाहर किसी को देखती है और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहां लाल कपड़ों में एक अजीब सी औरत है, लेकिन उसकी सहेलियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आयरा को लगता है कि यह औरत मोमो की ही पहचान वाली होगी जिसे इन पर जासूसी करने के लिए भेजा गया है, पर वह अपने दोस्तों को छुपने के लिए कहती है। तभी दो लड़के इसकी तरफ आते हैं और पूछते हैं कि आयरा नीचे क्यों बैठी हुई है, जिस पर आयरा बोलती है कि उसे गर्मी लग रही थी इसीलिए वह नीचे बैठ गई। वो अपनी सहेलियों से भी कहती है कि वो उसे स्कूल के बाद मिले और टर्बो ग्रैनी भी छुपकर यह सब नाटक देख रही होती है। इसके बाद स्कूल की छत पर मोमो और ओकरुन बैठे हुए होते हैं और ओकरुन अब भी मोमो से नजरें नहीं मिला पा रहा था। ओकरुन कहता है कि वो तो टर्बो ग्रैनी पर नजर रखे हुए ताकि वह कहीं भाग ना जाए। टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर मैं भाग भी गई तो कौन सा तुम मुझे रोक लोगे, जो सुनकर मोमो भड़क जाती है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि वह स्कूल में गोल्डन बॉल्स ढूंढ रही थी और तभी उसने एक अजीब सी औरत को देखा। मोमो बोलती है कि पागल बुढ़िया, वो बॉल स्कूल में क्यों होंगी।
ओकरुन को भी लग रहा था कि वो बॉल्स किसी भूत को नहीं बल्कि किसी इंसान को ही मिले होंगे। वो देखने में सोने की तरह लगता है, तो कोई भी उसे आसानी से सोना समझकर उठा लेगा। टर्बो ग्रैनी कहती है कि लेकिन अगर कोई इंसान उस बॉल को उठाता है तो उससे उस इंसान की स्पिरिचुअल पावर्स जाग जाती है और फिर वो भी आत्माओं और भूतों को देख सकता है। और अगर वह भूतों को देख सकते हैं मतलब भूत भी उन्हें देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन पर भी अटैक हो सकता है। मोमो बोलती है कि यह बात तुमने पहले बतानी चाहिए थी। अब वो पूछती है कि यह भूतिया औरत कौन है, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं स्कूल के बाद उससे मिलवा दूंगी। इधर आयरा सोच रही होती है कि क्या वह मोमो जैसी डीमन को होली बुक और इस क्रॉस से हरा पाएगी। वो फिर से विंडो के बाहर देखती है और उसे फिर से वही लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत दिखाई देती है जो कि काफी करीब आ गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद आयरा मोमो के पास जाती है और उससे अकेले में मिलने को बोलती है। मोमो मना कर देती है तो आयरा उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है। मोमो सोचती है कि वह इस लड़की से दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए वह उससे अकेले में मिलने को मान जाती है और ओकरुन से कहती है कि वो उससे बाद में मिलेगी। आयरा मोमो को एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेकर चली जाती है जहाँ पर उसकी दोनों सहेलियां मोमो को पीछे से पकड़ लेती हैं और उसके हाथों को बांध देती हैं। इसके बाद आयरा मोमो के ऊपर बैठ जाती है और अपने मन से एक्सोर्सिज्म पावर को यूज करने लग जाती है और वो कहती है कि जाओ डीमन, अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। मोमो अब इनसे परेशान हो जाती है और अपनी साइकिक पावर से आयरा की दोस्तों को उठाकर दूर फेंक देती है। आयरा को लगता है कि सिर्फ क्रॉस से बात नहीं बनने वाली, तो वो अपनी गोल्डन बॉल को भी बाहर निकाल लेती है। यह देखते ही मोमो समझ जाती है कि ओहकर उनकी बॉल सब आयरा के पास है। आयरा कहती है कि यह पवित्र बॉल उसे ऊपर वाले ने दी है जिससे आयरा इस दुनिया को बचा सकती है। मोमो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बॉल ओकरुन की है, लेकिन आयरा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। तभी मोमो को ढूंढते हुए ओकरुन यहाँ आ जाता है। मोमो उसे बताती है कि तुम्हारी बॉल उस लड़की के पास है। अब यहाँ वो भूतिया औरत भी होती है, जिस पर ओकरुन भागते हुए कहता है वो भूतिया औरत नहीं बल्कि इस पर तो वो भूतिया औरत का अटैक होने वाला है। तभी वह लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत आ जाती है और आयरा को उठा लेती है। यह औरत आयरा से कहती है कि वह उसकी मदर है और ओकरुन अब टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड में भी वह औरत उसे डॉज कर लेती है क्योंकि उसके पास कमाल की एक्रोबैटिक स्किल्स होती है। वो अब ओकरुन को उठाकर खाने लग जाती है। मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो औरत मोमो को भी लात मारकर दूर फेंक देती है और ओकरुन को पूरा निगल जाती है। वो औरत फिर आयरा से कहती है कि उसने 10 साल तक इंतज़ार किया है और अब जाकर आयरा उसे देख सकती है। जब आयरा बहुत छोटी होती है तब उसने इस औरत को मम्मी बोल दिया था, जो सुनकर यह औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन आयरा को बिल्कुल याद नहीं होता है कि यह औरत कौन है। वह मोमो से बोलती है कि हमें मिलकर इस डीमन को हराना चाहिए। तभी टर्बो ग्रैनी मलबे से निकलकर बाहर आ जाती है और बताती है कि यह एक्रोबेटिक सिल्की नाम की भूत है जो कि लाल ड्रेस पहनती है। अब सिल्की आयरा को यह कहते सुनती है कि वह एक मॉन्स्टर है तो उसका दिल टूट जाता है और वह आयरा को भी अब निगल जाती है और इसका इल्ज़ाम वो मोमो पर डालने लग जाती है कि उसी ने आयरा को भड़का दिया था और उसे बिगाड़ दिया है और अब वो मोमो पर अटैक करने लग जाती है। मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है तो टर्बो ग्रैनी कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। इसके बाद सिल्की अपने बालों से मोमो को पकड़ लेती है और इधर उधर पटकने लग जाती है। सिल्की मोमो से कहती है कि मुझे मम्मी बोलकर माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी। मोमो मना कर देती है। सिल्की उससे भी निकल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ टर्बो ग्रैनी बची हुई थी। वो सिल्की से कहती है कि उन तीनों बच्चों को बाहर उगल दो वरना अच्छा नहीं होगा। सिल्की ने मोमो के साथ साथ अपने कुछ बाल भी निकल लिए होते हैं जिनमें मोमो अंदर से आग लगा देती है और टर्बो ग्रैनी बताती है कि आयरा के पास जो क्रॉस था वो असल में एक लाइटर था और मोमो ने उस लाइटर से सिल्की के बाल में आग लगा दी थी। सिल्की की बुरी किस्मत की उसने अपने कुछ बालों को भी निगल लिया था। पर अब शायद टर्बो ग्रैनी यहाँ है इसीलिए क्योंकि बिल्लियों को बैड लक माना जाता है। सिल्की अब मजबूरी में उन तीनों को बाहर उगल देती है। आयरा बेहोश हो चुकी थी और मोमो और ओकरुन पलटवार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सिल्की की जब आँख खुलती है तो आयरा उसके सामने ही बेहोश पड़ी होती है। सिल्की अब कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे मेरी आयरा को छीन लिया, उसे वापस करो। इतना कहकर वह इन पर अटैक करने लग जाती है और ये लोग आयरा को लेकर वहां से भागने लग जाते हैं और ओकरुन अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में आ जाता है और ओकरुन कहता है कि इस वेयर हाउस में ज़्यादा खाली जगह नहीं है और वह ठीक से भाग नहीं पा रहा। जो सुनकर मोमो को एक आइडिया आ जाता है और वो उसे भागते रहने के लिए बोलती है। तभी सिल्की अपने बालों से अटैक कर मोमो को दूर फेंक देती है। इसके बाद वह अपने बालों से ओकरुन का भी पीछा करने लग जाती है और ओकरुन वेयर हाउस में ही भागता रहता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ होता है। सिल्की कहती है कि ऐसी जगह पर तुम मेरे एक्रोबेटिक्स से नहीं बच पाओगे। वो आराम से होकर उन तक पहुंच जाती है और उसे गिरा देती है। अब वो आयरा से कहती है
कि तुम मुझे मम्मी नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, और वो कहती है कि वो आयरा को खा जाएगी। इस तरह ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब सिल्की आयरा को खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन अचानक ही वह रुक जाती है। मोमो ऊपर से आकर बताती है कि सिल्की के बाल पूरे वेयर हाउस में फंस चुके हैं, और यही उसका आइडिया था। सिल्की को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और खुद को वो आज़ाद करने के लिए लात मारने लग जाती है और वेयर हाउस के खंभे तोड़ने लग जाती है। मोमो अब अपनी पावर से सिल्की के दोनों टांगों को पकड़ लेती है और ओकरुन से कहती है कि वो टर्बो ग्रैनी मोड में आ जाए और पूरी ताकत से सिल्की पर हमला करे और उसे आसमान में उड़ा दे। ओकरुन कहता है कि वो बस भागने में अच्छा है, उसने अभी तक किसी भी विलेन को मारा नहीं है और उसे उड़ाया तो बिल्कुल भी नहीं है। मोमो उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों बता रहे हो, और बस जाके उसे लात मार दो। इन दोनों की बड़बड़ में सिल्की अपने बालों को आज़ाद कर लेती है और फिर मोमो पर अटैक करने लग जाती है। मोमो को बचाने के लिए ओकरुन सामने आ जाता है और अपने सिर से सिल्की को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वह वेयर हाउस तोड़ते हुए बाहर जाके गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि सिल्की हार गई है। मोमो अब ओकरुन की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है उसका फुल थ्रोटल तो कमाल का है। वहीं ओकरुन का पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है। टर्बो ग्रैनी उसके बैग में से बाहर निकल कर आती है और कहती है कि मेरी पावर को यूज़ करने के बाद तुम इतना सा अटैक ही कर पाए, कितनी बुरी बात है। मोमो पूछती है कि हम इस भूतनी का क्या कर सकते हैं, क्या इसे सैको की पावर से एक्सरसाइज करवा दें। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दो, उसने मेरा अटैक खाया है, अब काफ़ी टाइम तक वो उठने नहीं वाली, ना वो अपनी पावर्स को यूज़ कर पाएगी। वैसे ओकरुन की गोल्डन बॉल उस लड़की के पास ही है ना। अब इसके बाद टर्बो ग्रैनी आयरा के कपड़ों में उस बॉल को ढूंढने लग जाती है और मोमो जिसके हाथ अभी तक बंधे हुए हैं वो ओकरुन से उन्हें छुड़ाने को कहती है और ओकरुन कोई कैची ढूंढने लग जाता है। मोमो कहती है कि यह सब इस लड़की आयरा की वजह से ही हुआ है, पता नहीं उस भूतनी का इससे क्या रिलेशनशिप है। तभी टर्बो ग्रैनी को वो गोल्डन बॉल मिल जाती है जो कि वो ओबरून को दे देती है और मोमो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। लेकिन फिर टर्बो ग्रैनी रिवील करती है कि यह लड़की आयरा मर चुकी है। यह सुनकर मोमो और ओकरुन शॉक हो जाते हैं। मोमो तुरंत आयरा की धड़कन चेक करने लग जाती है और ओकरुन उसकी पल्स चेक करता है और आयरा सच में मर चुकी है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब किसी मामूली इंसान को कोई भूत, जिसे जापानीज में योकाई कहते हैं, वो अगर खा लेता है तो उस इंसान की मौत हो जाती है। मोमो के पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं और ओकरुन के पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स हैं, इसीलिए वो दोनों जिंदा बच गए थे। मोमो अब ओकरुन को सीपीआर करने को कहती है और वह खुद अपनी पावर से सीधा आयरा के हार्ट की मसाज करने लग जाती है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसका कोई फायदा नहीं, वो मर चुकी है, हार्ट बस एक मांस का टुकड़ा होता है और उसे मसाज करने से कुछ नहीं होने वाला। मोमो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है और दोनों सीपीआर देने लग जाते हैं। मोमो ग्रैनी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास मोमो की दोस्त माको का मोबाइल है। काफ़ी देर सीपीआर देने से भी कुछ नहीं हो रहा होता है। तभी सिल्की यहाँ आ जाती है और कहती है इन सब चीज़ों से आयरा को तुम लोग जिंदा नहीं कर पाओगे, बल्कि उसके पास एक बेहतर आइडिया है। अगर सिल्की अपना ऑरा आयरा को दे दे तो वह जिंदा हो जाएगी, और जो ऑरा होता है वो जिंदा लोगों के लिए बैटरी का काम करता है। बैटरी के बिना मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। आयरा की भी बैटरी खत्म हो गई है तो वो उसे सिल्की की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मोमो को लगता है कि सिल्की झूठ बोल रही है और मौका मिलते ही आयरा को वह खा जाएगी। सिल्की अब अपने मुंह को तोड़ने लग जाती है और कहती है कि अब वह किसी को नहीं खा सकती, और अगर मोमो को अब भी उस पर भरोसा नहीं है तो वो उस मेटल के खंबे से उसे कुचल सकती है। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि वह सच बोल रही है, और मिलने से वह लड़की जिंदा हो जाएगी, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मोमो कहती है कि अगर सिल्की ने कोई भी चालाकी की तो वह उसका सिर सच में कुचल देगी। वो ओकरुन को भी कहती है कि टर्बो ग्रैनी मोड में सिल्की पर नजर बनाए रखें और हमला करने के लिए तैयार रहें। मोमो पूछती है कि सिल्की अपना ऑरा आयरा से कैसे बदलेगी। सिल्की उसे बताती है कि मोमो अपनी पावर से सिल्की के ऑरा को आयरा के ऑरा से कनेक्ट कर दे, जो कि बस बुझने ही वाली है। मोमो अब ऐसा ही करती है और वह सिल्की के ऑरा को आयरा में ट्रांसफर करने लग जाती है। लेकिन तभी उसे सिल्की का पास्ट की लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जब सिल्की एक जिंदा इंसान हुआ करती थी। सिल्की को हम एक होटल के कमरे में देखते हैं और वह पैसे कमाने के लिए धंधा किया करती थी। सिल्की बहुत ही गरीब थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका सिल्की बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। अपनी बेटी को अच्छी तरह से पालने के लिए सिल्की दिन में ढेर सारे काम किया करती थी।
और दिन रात काम करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक जाया करती थी और उसकी बेटी को नाचने का काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ करता था और सिल्की उसे एक्रोबेटिक्स सिखाया करती थी। सिल्की उसके लिए एक लाल ड्रेस भी खरीद लेती है और सिल्की अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती थी और सब ठीक ही चल रहा होता है। लेकिन एक दिन कुछ लोग सिल्की के घर में घुसकर उसे मारने लग जाते हैं। अब सिल्की को मारने का क्या कारण था, इसका हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन हम आगे देखते हैं, वो लोग सिल्की को विंडो पर फेंक देते हैं और सिल्की के पैसे और उसकी बेटी दोनों को लेकर वहां से चले जाते हैं। सिल्की बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह भागकर सड़क पर जा रही होती है और अपनी बेटी को ही ढूंढने लग जाती है। उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें शायद वही गुंडे बैठे हुए होते हैं, लेकिन सिल्की उन्हें रोक नहीं पाती और ब्लड लॉस होने की वजह से फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद सिल्की बिल्डिंग के छत पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसका उसकी बेटी के अलावा और कोई नहीं था इस दुनिया में। वो अपनी बेटी को याद करके एक आखिरी बार एक्रोबेटिक डांस परफॉर्म करती है और उस बिल्डिंग से चली जाती है। मरने के बाद सिल्की एक आत्मा बन जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसने कुछ बहुत ही कीमती चीज़ खोई है और तभी एक छोटी बच्ची पीछे से सिल्की को आवाज़ लगाती है और उसे मम्मी बुलाती है। यह असल में छोटी आयरा होती है जिसने गलती से सिल्की को अपनी मॉम समझ लिया था और तभी आयरा के डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि जब आयरा छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो अपने डैड से अक्सर पूछती रहती थी कि उसकी मॉम वापस कब आएंगी, तो आयरा के डैड उसे कहते थे कि वो बहुत दूर चली गई है, तो आयरा को बहुत स्ट्रांग बनना होगा ताकि जब आयरा की मॉम वापस आए तो उन्हें आयरा पर प्राउड हो। अब आयरा को देख सिल्की को लगता है कि यही उसकी बेटी होगी और अब से वह आयरा को ही हर खतरे से प्रोटेक्ट करती रहेगी ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और उस दिन से सिल्की एक भूत बन के आयरा के पीछे लगी हुई होती है। अब अचानक ही आयरा की आँख खुल जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सिल्की की बैक स्टोरी जानने के बाद मोमो को भी बुरा लगता है। ओकरुन को लगता है कि सिल्की ने मोमो के साथ कुछ कर दिया है। वो फुल थ्रोटल से उस पर अटैक करने को तैयार होने लग जाता है, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है। सिल्की आयरा से माफ़ी मांगती है। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद ही आयरा को चोट पहुंचा दी। वह खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और वह एक मॉन्स्टर बन गई। लेकिन अब वो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहते हुए सिल्की का शरीर राख बनने लग जाता है और मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि क्या हो रहा है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि ऑरा बैटरी की तरह होता है और बिना उसके सिल्की खत्म हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। बिना ऑरा के उसकी आत्मा का भी नामो निशान मिट जाएगा, जैसे कि वह कभी दुनिया में थी ही नहीं। जिंदा और मुर्दा सब उसके बारे में भूल जाएंगे। टर्बो ग्रैनी आगे कहती है कि वैसे भी उसकी जिंदगी झंड ही थी, इसकी जैसी आत्मा मिट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मोमो को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वह पूछती है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे सिल्की की आत्मा को शांति मिल जाए, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है यह उसी का फैसला है। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं, हम अनजान लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिल्की मरते हुए अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि काश वह उसे और भी अच्छे सुंदर कपड़े दिला सकती, काश वह उसके साथ और भी ज़्यादा खेल सकती। वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लग जाती है, क्योंकि अगर वह सिल्की की बेटी नहीं होती तो वह बहुत ही खुशहाल की ज़िंदगी जी रही होती। तभी आयरा भागकर सिल्की के पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसे मम्मी कहते हुए उसे आई लव यू बोलती है और प्रार्थना करती है कि सिल्की और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिले ताकि कोई और उन्हें कभी तकलीफ ना दे सके। आयरा आखिर में कहती है कि वो कसम खाती है कि वो सिल्की को हमेशा याद रखेगी। इसके बाद सिल्की का पूरा शरीर राख बन के उखड़ जाता है, लेकिन आयरा की वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और आफ्टर लाइफ में शायद हम सिल्की को उसकी बेटी से मिलते हुए भी देखते हैं। इसके बाद ये सभी मोमो के घर जाते हैं और वहाँ डिनर करने लग जाते हैं। ओकरुन नोटिस करता है कि मोमो और आयरा एक दूसरे से बात नहीं कर रही। शायद आयरा अभी भी मोमो से नाराज़ है क्योंकि उसने उसके सिर पे बर्तन गिरा दिया था। मोमो अपनी गलती मानती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था और उसके लिए आयरा को भी सॉरी बोलती है, लेकिन मोमो चाहती थी कि आयरा भी ओकरुन से माफ़ी मांगे उसका मजाक उड़ाने के लिए, फिर उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। आयरा अब कहती है कि वो मोमो को इसलिए अपनी दुश्मन नहीं मानती क्योंकि उसने आयरा के सिर पे बर्तन गिरा दिया था, बल्कि इसलिए मानती है क्योंकि मोमो एक खतरनाक डीमन है। यह सुनकर मोमो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आयरा से साफ साफ कह देती है कि वह कोई डीमन नहीं है। इसके बाद आयरा ओकरुन के बारे में पूछती है कि यह तो लड़ाई के समय बिल्कुल एक डीमन जैसा बन गया था और मोमो की दादी भी इतना जवान कैसे हो सकती है, यानी कि वो दोनों भी डीमन है।
और मोमो उन दोनों की बॉस ही होगी जो कि दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। और ये बात सुनकर मोमो और भी ज़्यादा भड़क जाती है और दोनों में बहस होने लग जाती है। काफ़ी देर बहस करने के बाद आयरा कहती है कि वो एक दिन मोमो का खात्मा ज़रूर करेगी और मोमो भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब पहली बार कोई मोमो को टक्कर दे रहा था, इसीलिए सेको भी कुछ नहीं कहती और आयरा को चीयर करने लग जाती है। लेकिन जाने से पहले आयरा ओकर उनसे पूछती है कि डीमन होने के बावजूद भी उसने कई बार आयरा को बचाया था, ऐसा उसने क्यों किया। मोमो उसे फिर से कहती है कि वो कोई डीमन नहीं, पर आयरा को मोमो की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। ओकरून कहता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। यह सुनकर आयरा शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि ओकरून के अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। वो ओकरून से कहती है कि वो एक दिन उसे मोमो के चंगुल से आज़ाद ज़रूर करवाएगी। इतना कहकर वह शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है, जो कि मोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही आयरा भागते हुए सोच रही थी कि वो एक इंसान है और ओकरून एक डीमन है, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकरून की बॉल को वापस सही जगह लगाने लग जाती है, जिसके लिए सेइको और टर्बो ग्रैनी एक बेसबॉल गेम खेलती है। टर्बो ग्रैनी उस गोल्डन बॉल को जोर से फेंकती है और सेको उसे अपने बैट से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह चूक जाती है और वो बॉल सीधा ओकरून को जाके लग जाती है। ओकरून चिल्लाने लग जाता है, उसे अपनी एक बॉल मिल चुकी होती है, जिसके लिए सब खुश होते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ गाइस। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, ओकरून अपनी सेकंड बॉल कैसे ढूंढने वाला है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, आपका भाई ऐसी वीडियोस लाता रहता है। तो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।